अगर देखो एक क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो ह्यूमैनिटी है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो आंसर होगा देखो विश्वास। हम देखो रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, खाना खाते हैं ढाबों पे, इस विश्वास के साथ कि जो ढाबे वाला है, रेस्टोरेंट वाला है, हमें अच्छा खाना खिलाएगा, बासी खाना नहीं खिलाएगा, नकली खाना नहीं खिलाएगा, ऐसा खाना नहीं खिलाएगा जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाए। अगर देखो हमें डाउट आएगा तो हम खाना खाना ही बंद कर देंगे बाहर। लेकिन देखो ठीक वैसा ही हो रहा है। गाजियाबाद में ना एक खबर आई कि एक जूस सेलर जो है ना, आप हिल जाओगे सुन के, एक जूस सेलर जो है ना, यूरिन मिला के, सूसू मिला के जूस पिला रहा था लोगों को। लेकिन देखो उसके बाद करोल बाग में, राजेंद्र नगर में, जहां यूपीएससी एस्पायरेंट्स पढ़ते हैं, वहां से भी एक खबर निकल के आई कि ये जो अनार जूस वाला था ना, वो अनार के जूस में कलर मिला रहा था। अब मुझे एक बात बताओ, सही सही बताना, क्या आपका मन करेगा बाहर से जूस पीने का ये खबरें सुन के? नहीं करेगा। अब तो हमें यूं लगेगा कि यार बाहर वाला तो कुछ भी नहीं खाना है, पता नहीं सामने वाला क्या खिला रहा है, कितना गंद है उसमें, कुछ भी मन नहीं करेगा। तो ये एक प्रकार से देखो फेथ का मर्डर है। और इससे नुकसान किसका होगा? लोग बाहर खाना बंद कर देंगे, और लोग बाहर खाना बंद करेंगे तो इनका सामान बिकना बंद हो जाएगा। इनका मतलब हम सब का, चाहे कोई भी काम करता है, कुछ लोगों की बेवकूफी भी नहीं कह सकते इसको, तो इनके वजह से देखो संसार में देखो लोगों के ना काम धंधों पे असर पड़ेगा, उनकी रोजी रोटी पे असर पड़ता है। तो ये एक प्रकार से ना विश्वास का मर्डर है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे? आप भी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। डेट आज की देखो 26 सितंबर 2024 है। आज की डिस्कशन देखो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज सबसे पहले हम इशू डिस्कस करेंगे ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट से संबंधित। नई ट्रीटी है TPNW 2021 में फोर्स में आई, क्यों चर्चा में है, सब डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे, चाइना ने देखो क्रिटिकल मिनरल्स के सेक्टर में ना वार्निंग शॉट्स फायर की हैं, क्या हुआ है। सबसे लास्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इन्वेसिव स्पीसीज से संबंधित। और स्टैटिक डेली जो हम रिवाइज करते हैं, आज का हमारा टॉपिक होगा ड्रग अब्यूज। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट से संबंधित है, यानी वर्ल्ड से न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म किया जाए। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो एक बार ना आइंस्टाइन ने ये बोला था, जो चौथा वर्ल्ड वार है ना वो लाठियों से लड़ा जाएगा। ये कोट हमने पहले भी डिस्कस किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो तीसरे वर्ल्ड वार में ना न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होगा, और न्यूक्लियर वेपन से जो तबाही बचेगी, जो तबाही मचेगी, कुछ बचेगा ही नहीं। इस वजह से अगला जो वर्ल्ड वार होगा वो लाठियों से लोग लड़ेंगे, क्योंकि तीसरे वर्ल्ड वार में न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की वजह से सब कुछ तबाह हो चुका होगा। समझे? तो मतलब वो दुनिया का ध्यान दिलाना चाहते थे कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज मानव सभ्यता को पूरी तरह से खत्म कर देगा, वर्ल्ड को पूरी तरह से तबाह कर देगा। इसीलिए देखो वर्ल्ड के अलग अलग जो देश है ना, वो न्यूक्लियर वेपन्स को ना डेवलप करें, इसके लिए देखो कुछ ट्रीटीज हैं। जैसे एक है NPT, न्यूक्लियर प्लोरिफरेशन ट्रीटी। ये कब आई थी? ये जो ट्रीटी है न्यूक्लियर प्लोरिफरेशन ट्रीटी, ये न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को रोकने के लिए थी। 1968 में सिग्नेचर के लिए ओपन हुई, और 1970 में ये जो ट्रीटी थी वो फोर्स में आ गई। क्या प्रोविजन है इस ट्रीटी में? देखो इस ट्रीटी में ना सबसे बड़ा प्रोविजन ये है, जिन देशों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स उस समय थे ना, सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स इत्तेफाक से, USA, फ्रांस, चाइना, UK, उस समय USSR, आज का रशिया। तो ये बोला गया था इस ट्रीटी में कि देखो जिनके पास हैं वो तो हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है जिनके पास में हैं, बट जिनके पास अभी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है ना, वो देखो ट्रीटी साइन करें कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं डेवलप करेंगे। कुछ देशों ने बोला भाई ये क्या मजाक है, मतलब जिनके पास हैं वो तो हैं, आप तो यूं बोल रहे हो, और जिनके पास नहीं है वो ट्रीटी साइन कर लें कि हम डेवलप नहीं करेंगे। ये तो आप वर्ल्ड को हैव्स और हैव नोट्स के बीच में डिवाइड कर रहे हो। मतलब जिन्होंने बना लिए उनके तो बल्ले बल्ले, और जिन्होंने नहीं बनाए वो साइन कर लें कि हम बनाएंगे भी नहीं। तो USA समेत दूसरे देशों ने बोला, न्यूक्लियर वेपन वाले देशों ने, कि भाई यही सच्चाई है, कम से कम ये एक प्रैक्टिकल ट्रीटी है, हमने तो बना लिए, हम अब छोड़ेंगे नहीं, कम से कम ये तो कोशिश करें कि दूसरे देश ना बना पाए। इंडिया ने बोला हम साइन नहीं करेंगे, ये तो आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। इंडिया को देख के पाकिस्तान ने भी बोल दिया हम भी साइन नहीं करेंगे। इजराइल की आपको पता है अलग ही कहानी है, उन्होंने भी साइन नहीं किए।
और नॉर्थ कोरिया तो सबसे ज्यादा चालाक निकला। नॉर्थ कोरिया ने शुरुआत में तो बोल दिया कि हाँ हम इस ट्रीटी को साइन कर लेते हैं। तो नॉर्थ कोरिया ने ना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करनी स्टार्ट कर दी दूसरे देशों से। दूसरे देशों ने सोचा कि नॉर्थ कोरिया ने तो ये ट्रीटी साइन कर रखी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ बिजली वगैरह बनाने के लिए करेगा। बट नॉर्थ कोरिया भाई चालू कंट्री, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जब मिल गई ना 2003 में बाहर आ गया इस ट्रीटी से और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया वेपन्स बनाने के लिए। मोस्ट स्मार्ट कंट्री। और पैरेलली देखो 1998 में इंडिया और पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर वेपन्स बना ही लिए। एनपीटी के बारे में आपको एक बात बोलूं ना, एनपीटी सिर्फ देखो ये ज्यादा कोशिश करती है कि और ज्यादा देश, 5 ने तो बना लिए, एनपीटी इस एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस करती है कि और ज्यादा देश न्यूक्लियर वेपन्स ना डेवलप करें। जबकि एनपीटी ना सिर्फ प्रोमिस करती है कि जिन्होंने बना लिए हैं वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ें, ऐसी कोशिश की जाएगी, सिर्फ कोशिश की जाएगी। कुछ हुआ नहीं है जब से ट्रीटी फोर्स में आई है, डिसआर्मामेंट से संबंधित कुछ हुआ नहीं है। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है कि जिनके पास हथियार हैं वो अपने हथियारों को कम करें या फिर पूरी तरह से छोड़ दें। तो जिनके पास हथियार हैं, क्या उन्होंने अपने हथियार कम किए हैं? क्या उन्होंने अपने हथियार छोड़े हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो एनपीटी ट्रीटी ना डिसआर्मामेंट को कम नहीं कर पाई है, लेकिन हां और ज्यादा देश न्यूक्लियर वेपन्स ना हासिल कर सकें इस मामले में थोड़ी सक्सेसफुल जरूर रही है। क्योंकि देखो इंडिया ने बनाए, पाकिस्तान ने बनाए, नॉर्थ कोरिया ने, इजराइल ने, इन 4 देशों के अलावा और किसी ने नहीं बनाए। ईरान कोशिश कर रहा है लगातार, लेकिन बनाए नहीं है अभी। तो एनपीटी आप कह सकते हो थोड़ी सक्सेसफुल थोड़ी फेलियर। लेकिन देखो 2017 में कुछ देशों की सरकारें, एनजीओज और साइंटिस्ट इकट्ठा हुए। उन्होंने बोला कि भैया ये एनपीटी ट्रीटी बकवास है, इतनी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि कुछ देशों ने बना लिए हैं वेपन्स, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, और चाइना तो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बल्कि इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर आर्सेनल को इंक्रीज कर रहा है चाइना। और ईरान भी लगातार यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है ताकि वो भी न्यूक्लियर वेपन्स बना सके। लेकिन एनपीटी कुछ भी नहीं रोक पा रही है, फद्दू ट्रीटी है एनपीटी। तो एक और ट्रीटी लाते हैं हम। तो 2017 में ना विभिन्न देशों की सरकारें, एनजीओज, साइंटिस्ट वगैरह मिलके एक और ट्रीटी लेके आए यूएन में, जिसका नाम था ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको टीपीएनडब्ल्यू आप बोलिए। शॉर्टकट नाम है टीपीएनडब्ल्यू। वो था एनपीटी, ये है टीपीएनडब्ल्यू। जहां देखो एनपीटी ज्यादा प्रैक्टिकल थी, टीपीएनडब्ल्यू थोड़ा आइडियल है। आइडियल क्यों? क्योंकि टीपीएनडब्ल्यू का एम ये है पूरे प्लेनेट से न्यूक्लियर वेपन्स को कंप्लीटली एलिमिनेट करना। अब देखो ये पॉसिबल तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि जिन देशों के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हिंदी फिल्मों की तरह बोलेंगे तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, और वो अपना न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ देंगे। भाई कोई नहीं छोड़ता ऐसे। तो इसलिए इस ट्रीटी को ना आइडियल बोलते हैं थोड़ा। ये ट्रीटी ज्यादा एम्बिशियस भी है। ये ट्रीटी बोलती है कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप नहीं करेगा, टेस्टिंग नहीं करेगा, प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसको स्टॉक करके नहीं रखेगा, ट्रांसफर नहीं करेगा, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा न्यूक्लियर वेपन्स के साथ में। तो ये टीपीएनडब्ल्यू ज्यादा एम्बिशियस है। अब देखो एक क्वेश्चन ये उठता है कि टीपीएनडब्ल्यू को अभी तक कितने देशों ने साइन किया है? देखो जुलाई 2024 तक ना 17 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने टीपीएनडब्ल्यू वाली जो ट्रीटी है ना इसको ज्वाइन कर लिया है। लेकिन देखो 27 और कंट्रीज हैं जिन्होंने साइन कर लिया है, बट अभी रेटिफाई करना अभी बाकी है। तो वो रेटिफाई कर देंगे तो 97 स्टेट्स हो जाएंगे इस ट्रीटी के पक्ष में। ये पूरे वर्ल्ड के मेंबर कंट्रीज का 50% से ज्यादा का आंकड़ा है। टोटल कंट्रीज कितने हैं पूरे वर्ल्ड में? 193 है ना शायद, 1-2 और बढ़ गए हो तो पता नहीं। बट देखो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, एक इंपॉर्टेंट चीज आप पूछोगे सर ये बताओ, सबसे ज्यादा जरूरी ये है जिन देशों के पास में आज के समय में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्या उनमें से किसी ने ज्वाइन किया है इस ट्रीटी को? बिल्कुल भी नहीं। एज यूजुअल, मतलब जैसा कि प्रैक्टिकलिटी बोलती है, वो लोग क्यों ज्वाइन करेंगे? तो उन्होंने ना इस ट्रीटी को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। बट देखो अब ना जो यूएन जनरल असेंबली का सेशन ऑर्गेनाइज हो रहा है ना, तो इस सेशन के एजेंडा में ना इस ट्रीटी पे चर्चा भी है, टीपीएनडब्ल्यू पे। तो ना उम्मीद कर रहे हैं कुछ साइंटिस्ट, कुछ जो यूएन के एक्सपर्ट्स हैं, कि देखने वाली बात होगी कि न्यूक्लियर वेपन्स वाले जो कंट्री है ना वो इस ट्रीटी के बारे में क्या बोलते हैं। अगर देखो वो इस ट्रीटी के पक्ष में बोलते हैं
तो देखो एक उम्मीद बन जाएगी कि हाँ ये ट्रीटी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी और न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करने की दिशा में वर्ल्ड आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर न्यूक्लियर वेपन वाले सारे देश इस ट्रीटी को इग्नोर मार देते हैं और बोल देते हैं हट बकवास सा डॉक्यूमेंट है, चर्चा में शामिल ही नहीं होते, तो फिर देखो इसका मतलब कोई उम्मीद नहीं है न्यूक्लियर वेपन्स इस ट्रीटी के थ्रू एलिमिनेट होंगे प्लेनेट से। मतलब यूएन का जो ये सेशन ऑर्गेनाइज होगा ना, यूएन के सेशन में न्यूक्लियर वेपन्स वाले स्टेट्स का क्या रुख होगा इस ट्रीटी से संबंधित, वो एक देखने वाली बात होगी। इसके बाद लास्ट में राइटर देखो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोलते हैं। राइटर बोलते हैं देखो इंडिया ने ना एनपीटी ट्रीटी को कभी ज्वाइन नहीं किया था, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को, बट ना इंडिया ने कभी इस ट्रीटी को अंडरमाइन नहीं किया। अंडरमाइन मतलब देखो खुद से न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए, इस मामले में देखो तो अंडरमाइन करना है, बट इसके अलावा इंडिया ने किसी को न्यूक्लियर वेपन्स दिए नहीं, इंडिया ने किसी के साथ में टेक्नोलॉजी नहीं शेयर की, इंडिया ने ये सारे काम नहीं किए। बाहर रहते हुए भी इंडिया ने पूरी कोशिश की न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के अलावा बाकी जो प्रोविजंस है ना ट्रीटी के उनको फॉलो किया जाए। और इंडिया को इस ट्रीटी से फायदा भी हुआ है एनपीटी से, क्योंकि इस ट्रीटी ने देखो कुछ हद तक रोका है विभिन्न देशों को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से। 2-4 देश ही तो बना पाए हैं, उसके बाद में ज्यादा देशों ने तो नहीं बनाया है। और उसी प्रकार से देखो जो ये टीपीएनडब्ल्यू है ना, इससे भी कुछ देश ना इस ट्रीटी से दूर रह सकते हैं, लेकिन इस ट्रीटी को वो चैलेंज ना करें। बस यही देखना है यूएन के सेशन में इस बार कि ये जो न्यूक्लियर वेपन वाले जो देश है ना वो ट्रीटी से दूर रहेंगे, ये बात तो पता है, ज्वाइन नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, बट वो इस ट्रीटी को सपोर्ट करते हैं या फिर इस ट्रीटी को चैलेंज करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। अब आप एक बात बोलोगे कि सर एक बात बताओ, चलो मान लिया विभिन्न देश इस टीपीएनडब्ल्यू को ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या इस ट्रीटी को ज्वाइन करने के बाद अगर किसी देश ने कोई वेपन बना लिए तो क्या कार्रवाई होगी? कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है अभी। ये तो वही वाली बात होगी कि सरकार बोल रही है आप ट्रैफिक लॉस का पालन करो, लेकिन रोकने के लिए कोई पेनल्टी नहीं है। कोई पेनल्टी नहीं है तो लोग फिर ट्रैफिक लॉस का पालन क्यों ही करेंगे? उसी प्रकार से रोबस्ट यानी मजबूत कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है टीपीएनडब्ल्यू के लिए कि इस ट्रीटी के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करवाया जा सके, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। बट राइटर देखो फिर भी बोलते हैं एक चीज आप ध्यान में रखिए, ये जो ट्रीटी है ना ये न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरह से ना स्टिग्मेटाइज कर देगी। जैसे देखो आज कोई भी देश केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करता है ना, वर्ल्ड में ना उस कंट्री की बहुत ज्यादा थू होती है, हाय ये बेकार केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है, घटिया देश, मतलब समझ गए। तो ना वैसा ही एक समय ऐसा आएगा कि ना न्यूक्लियर वेपन्स की कोई धमकी देगा, न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल तो दूर करने की बात है, कोई इसकी धमकी देगा, न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट देगा, उसके साथ में ना स्टिग्मा अटैच हो जाएगा कि घटिया देश न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट कर रहा है, बेकार देश है। तो ना इसलिए विभिन्न देश ना डरेंगे कि यार न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी नहीं देनी, न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट नहीं करना, वर्ल्ड में ना बहुत थू हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। तो ये फायदा होगा इस ट्रीटी का टीपीएनडब्ल्यू का। और देखो ऐसा धीरे धीरे हो भी रहा है। जैसे अभी ना रशिया का एग्जांपल लीजिए, रशिया यूक्रेन वार में ना रशिया ने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने की धमकी दी। उसके बाद ना चाइना रशिया का परम मित्र है, ये बोलते हैं कि हमारी दोस्ती की कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन बावजूद इसके चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ना पब्लिकली बोल दिया कि भाई रशिया को कि रशिया न्यूक्लियर वेपन्स की बात ना करें। इवन देखो यूएसए ने भी एक बार तो ये बोल दिया अगर रशिया ने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया तो हम वैसा ही जवाब देंगे। लेकिन फिर भी देखो यूएस ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को रेडी नहीं किया, वेपन्स को इंक्रीज नहीं किया, मतलब न्यूक्लियर प्रिपरेशन लेवल में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया यूएस ने। तो कुल मिला के देखो न्यूक्लियर वेपन्स की जो बात है ना अब कम से कम होने लगी है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। तो इस प्रकार की ट्रीटी जब सफल होगी ना टीपीएनडब्ल्यू, तो न्यूक्लियर वेपन्स और भी ज्यादा स्टिग्मेटाइज हो जाएंगे, समझ गए। अब लास्ट में देखो 1 मिनट में जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं। आज देखो 26 सितंबर है, इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। 2 ट्रीटीज का जिक्र है आर्टिकल में, एक एनपीटी एक टीपीएनडब्ल्यू। एनपीटी तो देखो पुरानी है, एनपीटी ये फोर्स में आई थी 1970 में। ये ना
न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोलिफरेशन पर बैन लगाती है, लेकिन डिसआर्मामेंट मतलब न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करने पर कुछ ठोस बात नहीं बोलती है, सिर्फ प्रोमिस करती है और आज तक वो प्रोमिस फुलफिल नहीं हुआ। लेकिन देखो TPNW जो है ये स्कोप में काफ़ी बड़ी है, ये मना करती है कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप ना करे, टेस्ट ना करे, प्रोड्यूस ना करे, उसको स्टोक ना करे, ट्रांसफर ना करे टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें। TPNW जो है ये फोर्स में आई थी 2021 में। और किसका इनिशिएटिव है? देखो बहुत सारी UN एजेंसीज, NGOs ये मिलकर इस ट्रीटी को लेके आए, क्योंकि उन्होंने बोला कि न्यूक्लियर वेपन्स का बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा लोगों पे, हेल्थ पे, इन्वायरमेंट पे। तो 2017 में शुरुआत हुई थी, कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई और 2021 में ये ट्रीटी फोर्स में आ गई। 70 देशों ने अभी तक इसे साइन किया है और रेटिफाई किया है। इसके अलावा 27 कंट्रीज ऐसे हैं जो सिग्नेटरीज हैं लेकिन उन्होंने रेटिफाई नहीं किया है। तो 97 कंट्रीज का सपोर्ट है। मेन जो ओपोनेंट्स हैं ना इस ट्रीटी के वो हैं वो देश जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन देखो अब धीरे धीरे ना जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। फॉर्मर नाटो लीडर्स ने को ओपन लेटर लिखा, विभिन्न देशों से आह्वान किया कि आप इस ट्रीटी को ज्वाइन करो। और न्यूक्लियर वेपन्स की बात करना, धमकी देना, अब ये स्टिग्मेटाइज होता जा रहा है। स्टिग्मेटाइज होने का मतलब है कि लोग इसे गलत मानने लगे हैं। रशिया ने धमकी दी लेकिन दूसरे देशों ने गलत बताया और ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं की। देखो एक अप्रोच ये हो सकती है कि इंडिया की तरह इंडिया ने NPT को ज्वाइन नहीं किया बट इस ट्रीटी को इंडिया ने चैलेंज भी नहीं किया, तो उसी प्रकार से TPNW को ना न्यूक्लियर वेपन वाले देश बेशक ज्वाइन ना करें लेकिन इस ट्रीटी को चैलेंज ना करें, अंडरमाइन ना करें। ट्रीटी में मजबूत मैकेनिज्म नहीं है इन्फोर्समेंट का, लेकिन स्टिग्मेटाइज करने की कैपेबिलिटी जरूर है। जैसे केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को यूज करने की बात करना, यूज करना, इसको बहुत गलत माना जाता है। उसी प्रकार से ये जो ट्रीटी एक काम ये करेगी, न्यूक्लियर वेपन्स की बात करना, उसको यूज करना बहुत ज्यादा टैबू जुड़ जाएगा इसके साथ में और कोई देश न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने की बात करेगा ही नहीं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, चाइना ने देखो मिनरल वर्ल्ड के डोमेन में ना वार्निंग शॉट्स फायर किए हैं। क्या मतलब है इस लाइन का? पूरा कंसेप्ट हम समझते हैं बैकग्राउंड के साथ। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बैकग्राउंड पहले बताता हूं। देखो 2010 में ना चाइना की एक बोट ना जैपनीज कोस्ट गार्ड बोट से टकरा गई थी। चाइना का एक ट्रॉलर यानी बोट जो मछली पकड़ती है वो जापान के कोस्ट गार्ड बोट से टकरा गई थी। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद तो टेंशंस क्रिएट हो गई चाइना और जापान के बीच में। टेंशंस देखो सिर्फ दो बोट्स के भिड़ने से नहीं हुई थी। टेंशंस एक्चुअली सेनेकाकू आइलैंड्स हैं, इन आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट है चाइना और जापान के बीच में, तो उसी के इर्द गिर्द ये बोट टकराई थी, इस वजह से टेंशंस क्रिएट हो गई थी। लेकिन देखो उसके बाद चाइना ने जो किया ना वो एक प्रकार से पूरे वर्ल्ड को वार्निंग थी। चाइना ने इसके बाद क्या किया, दो बोट्स जब आपस में टकराई ना, चाइना ने जापान को रेयर अर्थ मिनरल्स देने से मना कर दिया। तो पूरी दुनिया हैरान हो गई, ये क्या मतलब? मान लिया आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट है बट आपके पास में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, आप देने से मना कर रहे हो, इसका मतलब चाइना पे तो डिपेंड नहीं हुआ जा सकता। कल को हमारी भी चाइना के साथ लड़ाई हो गई तो चाइना हमें भी ये मिनरल्स देने से मना कर देगा। तो पूरे वर्ल्ड के लिए वो एक वार्निंग थी जो 2010 में हुआ। लेकिन देखो चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अभी पिछले 2-3 साल की घटनाएं देखिए। 2023 में US ने नीदरलैंड को यह बोला कि आप ना सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स की सप्लाई जो है वो रोक दीजिए चाइना को। नीदरलैंड ने रोक दिया। उसके बदले में चाइना ने क्या किया? चाइना ने यह बोला गैलियम एंड जर्मेनियम, ये दो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ये सोलर सेल्स और कंप्यूटर चिप्स में यूज होते हैं, ये हम आपको नहीं देंगे। आप हमें सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स की सप्लाई नहीं करोगे, हम आपको गैलियम एंड जर्मेनियम ये नहीं देंगे। उसके बाद 2023 में एक बार फिर से US ने ये बोला एडवांस कंप्यूटिंग में जो सेमीकंडक्टर्स इस्तेमाल होते हैं ना, उनका एक्सपोर्ट चाइना को ना किया जाए। चाइना ने बोला अच्छा हम आपको दिखाएंगे जैसे को तैसा। चाइना ने बोला अगर आप ये नहीं दोगे तो हम आपको ग्रेफाइट नहीं देंगे। ग्रेफाइट जो यूज होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज में, फ्यूल सेल्स में और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। ये चलता रहा। अब देखो चाइना ने एक और ऑर्डर पास किया है। 15 अगस्त को ना चाइना ने ये अनाउंस किया एंटीमोनी, जो कि देखो एक क्रिटिकल मिनरल है, इसका एक्सपोर्ट चाइना नहीं करेगा। ये जो क्रिटिकल मिनरल है ना एंटीमोनी, ये इस्तेमाल होता है
डिफेंस इक्विपमेंट्स में, मिलिट्री इक्विपमेंट्स में, जैसे मिसाइल, इंफ्रारेड सेंसर्स, फ्लेयर्स, एमनिशन और इवन न्यूक्लियर वेपन्स में भी। चाइना ने बोला हम एंटीमोनी का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, और चाइना ने इसे जस्टिफाई किया नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। बट राइटर बोलते हैं चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर जो एक्सपोर्ट बैन लगाया है ना पास्ट में, ये देखो उसी सीरीज का एक हिस्सा है, उसी का पार्ट है। आज के समय में देखो, चाहे रेयर अर्थ मिनरल्स हों या फिर क्रिटिकल मिनरल्स हों, उनकी सप्लाई चेन को पूरी तरह से चाइना कंट्रोल करता है। वर्ल्ड में देखो 60% रेयर अर्थ मिनरल्स का प्रोडक्शन चाइना में होता है, 60% क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन चाइना में होता है, 80% क्रिटिकल मिनरल्स का जो प्रोसेसिंग है वर्ल्ड वाइड वो होती है चाइना में। मतलब देखो पूरी तरह से दबदबा है चाइना का क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में। इनकी प्रोसेसिंग हो, प्रोडक्शन हो, माइनिंग हो, एक्सट्रैक्शन हो, सप्लाई चेन के हर एक एस्पेक्ट को चाइना कंट्रोल करता है। और चाइना देखो पहले ना सिर्फ दूसरे देशों को डराने के लिए ये चीज़ करता था कि हम आपको रेयर अर्थ मिनरल नहीं देंगे, क्रिटिकल मिनरल नहीं देंगे, सिर्फ डराने के लिए करता था। बट ना अब ये नॉर्मलाइज हो गया चाइना के लिए कि हाँ हमारा कंट्रोल है क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, तो अब इसे हम हथियार के तौर पे यूज करेंगे, इसे अब हम एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे अपना बदला चुकाने के लिए। अब ये चाइना की फॉरेन पॉलिसी में नॉर्मल हो गया है, पहले सिर्फ डराने के लिए, बट अब रियल में चाइना यूज करने लगा है इनको एज ए हथियार। बट दूसरे देश बेचारे क्या करेंगे, उनको चाहिए ये क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अच्छा आगे बढ़े उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो रेयर अर्थ एलिमेंट्स तो ये पीरियडिक टेबल में ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ना ये फिक्स हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स अलग हैं और चाइना के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स अलग हैं, नहीं, ये पीरियोडिक टेबल में ये जो एलिमेंट्स हैं ना यही रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं। और नाम में रेयर है इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुश्किल से मिलते हैं, नहीं, ये देखो एक तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कम मिलते हैं, मतलब जैसे ये पूरा पत्थर है इसमें 2% होंगे, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, 2% होंगे, 3% होंगे, और इनको एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस है ना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए इनको बोलते हैं रेयर अर्थ मिनरल। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल से मिलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं मिलते एक जगह पे, और एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट है। दूसरा देखो क्रिटिकल मिनरल्स तो वो मिनरल्स हैं जो देखो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कोबाल्ट है, लिथियम है, उनको कोई सरकार एज ए क्रिटिकल मिनरल का टैग देती है। अलग अलग सरकारें अलग अलग मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स का टैग दे सकती है अपनी जरूरत के हिसाब से। क्रिटिकल मिनरल का टैग सरकार देती है, देखते हुए कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए उन्हें किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है, जबकि रेयर अर्थ एलिमेंट्स तो पीरियोडिक टेबल में हैं ये सारे। इसके बाद फिर से पॉइंट पे आते हैं, चाइना क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सपोर्ट पे बैन क्यों लगा रहा है? एक तो देखो दो चीज़ें हैं, एक तो चाइना ना वेस्टर्न कंट्रीज़ को याद दिलाना चाहता है कि भाई आप हमें दबाने की कोशिश करोगे, हमें आइसोलेट करने की कोशिश करोगे, आप एक बात भूल गए, आपकी ना डिपेंडेंसी है हमारे ऊपर क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में, तो आप हमें दबा नहीं सकते, आप हमें आइसोलेट नहीं कर सकते। एक तो चाइना ये याद दिलाना चाहता है वेस्टर्न कंट्रीज़ को। दूसरा देखो यूएसए और यूएसए के जो एलाई कंट्रीज़ हैं ना, इंक्लूडिंग इंडिया, वो ना अल्टरनेटिव सप्लाई चेन बनाना चाहते हैं क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में। अल्टरनेटिव सप्लाई चेन मतलब ये जो मिनरल्स हैं ऐसा ना हो कि ये सिर्फ चाइना में प्रोसेस हों या फिर चाइना में प्रोड्यूस हों, दूसरे देशों में भी प्रोड्यूस हों, दूसरे देशों में भी इनकी माइनिंग हो, दूसरे देशों में भी इनकी प्रोसेसिंग हो चाइना के अलावा। मतलब अल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स क्रिटिकल मिनरल्स की यूएसए और यूएसए के एलाई कंट्रीज डेवलप करना चाहते हैं काफ़ी समय से। और चाइना देखो किसी भी कीमत पे ना रोकना चाहता है यूएस और यूएस के एलाई कंट्रीज को कहीं और से क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई ना मिल जाए, या वो खुद से क्रिटिकल मिनरल्स की ज़्यादा प्रोसेसिंग ना करने लगें। इस वजह से क्रिटिकल मिनरल्स
के प्रोडक्शन और क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग से संबंधित जो टेक्नोलॉजी है ना, चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि वो यूएस के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। तो कुल मिला के देखो, पहले चाइना की जो अप्रोच कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव हुआ करती थी, अब वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। अब चाइना टकराव के मूड में है, सीधा सीधा। इंडिया की बात करें, इंडिया तो देखो वल्नरेबल है। इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे देखो लिथियम, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, इन सब के इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंट है इंडिया। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 34,000 करोड़ के 34,000 CR के जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं हमने इंपोर्ट किए। और इंडिया की जो ये भूख है ना क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, ये देखो और ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है आने वाले समय में। तो चाइना जो कुछ कर रहा है ना, जैसे चाइना ने अभी एंटीमोनी के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, ये देखो हमारे लिए वेकअप कॉल है। वेकअप कॉल तो देखो काफ़ी पहले जा चुकी है। इंडियन ब्यूरोक्रेसी है ना, स्लो रिएक्ट करती है काफ़ी ज़्यादा। अब जाके हम लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ मिल के काम कर रहे हैं कि हम भी चाइना की तरह कैसे ना कैसे करके क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन तैयार करें ताकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो। बट इंडिया को अपने जो एफर्ट्स हैं इस मामले में देखो और ज़्यादा डबल डाउन करने होंगे। अब जल्दी से 1 मिनट में आपको रिवाइज करवा देता हूँ। क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स जो एसेंशियल हैं, जरूरी है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ग्रीन एनर्जी सेक्टर, इन सब के लिए। सरकार क्रिटिकल मिनरल का टैग देती है, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, एंटीमोनी। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये तो 17 मेटलिक एलिमेंट्स हैं जो फिक्स हैं पीरियोडिक टेबल में। 15 तो लेंथनाइट्स हैं। एप्लीकेशंस कुछ कुछ वैसी, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, हाईटेक इंडस्ट्रीज। रिसोर्स डिप्लोमेसी, रिसोर्स डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को एज ए टूल की तरह इस्तेमाल करना अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को, फॉरेन पॉलिसी गोल को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना। चाइना की डोमिनेंस है 60% ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोडक्शन के मामले में, 60% ग्लोबल मिनरल प्रोडक्शन और 80% ग्लोबल प्रोसेसिंग कैपेसिटी। इनके ना सप्लाई चेन्स में हर एक एस्पेक्ट में चाइना की डोमिनेंस है। जैसे अपस्ट्रीम मतलब माइनिंग करनी हो, मिड स्ट्रीम मतलब माइनिंग तो कर ली, अब एक्सट्रैक्ट करना हो क्रिटिकल मिनरल्स को, उनकी रिफाइनिंग करनी है, ये होता है मिड स्ट्रीम, इसमें भी चाइना की डोमिनेंस। और डाउन स्ट्रीम मतलब निकालने के बाद में मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोसेसिंग, उसमें भी चाइना की डोमिनेंस है। ये पूरा सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। 2010 में जापान और चाइना की बोट आपस में टकराई थी, उसके बाद रेयर अर्थ मिनरल्स देने से मना कर दिया था। फिर यूएस और चाइना के बीच में लड़ाई हुई। यूएस ने बोला हम आपको सेमीकंडक्टर रिलेटेड चीज़ें नहीं देंगे, चाइना बोला हम आपको गैलियम और जर्मेनियम नहीं देंगे। फिर यूएस ने एडवांस कंप्यूटिंग वाली चीज़ों पर रोक लगाई, चाइना ने बोला हम आपको ग्रेफाइट मटेरियल नहीं देंगे। और अब एंटीमोनी पे बैन लगा दिया है चाइना ने। चाइना के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? चाइना के देखो 2 ऑब्जेक्टिव हैं। शॉर्ट टर्म तो चाइना दिखाना चाहता है वेस्टर्न कंट्रीज को कि भैया आपकी हमारे ऊपर डिपेंडेंसी है और हम इसे यूज करेंगे। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी चाइना की ये है रोकना यूएसए और दूसरे अलाइ कंट्रीज को कि वो क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को डेवलप ना कर सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो डाउन टू अर्थ का है, इन्वेसिव स्पीसीज से संबंधित। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इस आर्टिकल में ना एक एस्पेक्ट पे फोकस किया गया है कि क्लाइमेट चेंज एंड इन्वेसिव स्पीसीज। जब देखो हम इन्वेसिव स्पीसीज की बात करते हैं ना, तो मतलब हम उन प्लांट्स और एनिमल को रेफर करते हैं जो अपने असली हैबिटेट यानी अपने असली घर के बाहर आ जाते हैं और नए इकोसिस्टम में फैल जाते हैं। अक्सर हम ऐसी स्पीसीज को ना नॉन नेटिव स्पीसीज या फिर इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज भी कहते हैं। देखो जब भी बात आती है इन्वेसिव स्पीसीज की तो हमें एक चीज लगती है कि ये खतरनाक होते हैं। नए इकोसिस्टम के लिए हमेशा जो इन्वेसिव स्पीसीज है ना वो हार्मफुल होते हैं। क्या ऐसा होता है? इसका आंसर राइटर इस आर्टिकल में देते हैं। राइटर कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे हो रहा है ना, तो इन्वेसिव स्पीसीज के साथ में हमारी जो रिलेशनशिप है ना वो भी बदल रही है। इन्वेसिव स्पीसीज देखो दोनों तरह की होती हैं। एक तो जिनको जानबूझ के इंट्रोड्यूस किया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्लांट लगाते हो साउथ अमेरिका से लाके तो उनको आपने इंट्रोड्यूस किया है जानबूझ के, और कुछ अपने आप से आ जाते हैं। जैसे ये जो है ये है जेब्रा मसल। ये जो जेब्रा मसल है ना ये वैसे ब्लैक सी के आसपास के रीजन में रशिया और यूक्रेन में मिलते था। बट ना शिप्स जब लंबी दूरी की यात्रा करते हैं ना तो वो ना कुछ ना वाटर स्टोर करके रखते हैं बैलेंस इस्टेब्लिश करने के लिए, जिसे ब्लास्टिक वाटर बोलते हैं।
अब उस वाटर में ना, वाटर के थ्रू ये जो जेब्रा मसल है ना वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में आ गई, लेकिन ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचाती है, चिपक जाती है पाइप्स में, ब्लॉकेज कर देती है। तो अब ये सरदर्द है एक प्रकार से जेब्रा मसल, ये जो आप तस्वीर देख रहे हो ये क्या है, सरदर्द है। पहले सिर्फ ब्लैक सी के आसपास मिलती थी रशिया यूक्रेन में, अब दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में मिलने लगी है। वहां पे ये अब ये इन्वेसिव स्पीसीज हो गई है। इन्वेसिव स्पीसीज का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल इंडिया में जो बहुत ज़्यादा चिंता की बात है, लंटाना। ये जो आप फूल देख रहे हो ना, अक्सर आपने ये फूल वाले पौधे देखे होंगे। अरे ये बहुत बेकार है यार, इनकी सुंदरता पे मत जाओ, ये अंग्रेज लेके आए थे, अंग्रेज साउथ अमेरिका से लेके आए ये पौधे, और उन्होंने सोचा ये सुंदर लगेंगे तो इनको हम लगाते हैं। ये तो यार बहुत तेजी से फैलते हैं। ये लंटाना वाले जो पौधे हैं ना, ये कई सारे नेशनल पार्क्स में, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बहुत चुनौती बने हुए हैं। ये ना दूसरे जो पौधे होते हैं ना उनके लिए सारे रिसोर्सेज छीन लेते हैं और बहुत तेजी से फैलते हैं, हर जगह यही दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, डाइवर्सिटी मार देते हैं और कई बार तो फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत तेजी से, बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। तो पता नहीं क्यों लेके आए ये अंग्रेज लंटाना। आप किसी ना, आपका कोई भी जानकार हो ना जिसको फॉरेस्ट की समझ हो, वो आपको लंटाना की प्रॉब्लम के बारे में बताएगा। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिए कैसे जो ये इन्वेसिव स्पीसीज होती है ना, ये लोकल इकोसिस्टम के लिए खतरनाक होती हैं। बट राइटर का इस आर्टिकल में ना ये व्यू है कि अक्सर ना लोकल जो सरकारें हैं ना, वो बहुत सारे एफर्ट्स लगाती है, बहुत सारा पैसा लगाती है इन इन्वेसिव स्पीसीज को खत्म करने के लिए, बट आमतौर पे वो सारे एफर्ट्स इनइफेक्टिव साबित होते हैं। लॉन्ग टर्म में कोई असर उनका होता नहीं है, क्योंकि ये जो स्पीसीज है ना पूरी तरह से रच बस जाती हैं लोकल इकोसिस्टम में, इसलिए उनको खत्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और कई बार तो इन इन्वेसिव स्पीसीज को खत्म करने के लिए ना सरकार केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल करती है, जैसे हर्बिसाइड्स का, और उन हर्बिसाइड से ना लोकल प्लांट्स को, नेटिव प्लांट्स को ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे हमारे देश का एग्जाम्पल दिया जाता है कि इन्वेसिव स्पीसीज को खत्म करने के लिए फॉर एग्जांपल हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल किया, जिससे तितलियों की जो पॉपुलेशन है वो कम हो गई है, बटरफ्लाइज की पॉपुलेशन कम हो गई है। अब राइटर ये बोलते हैं कि देखो इन्वेसिव जो स्पीसीज होती है ना हमेशा हार्मफुल नहीं होती। देखो पुराने समय में फॉरेस्ट कंजर्वेशन का मतलब ये हुआ करता था कि फॉरेस्ट जैसा है ना उसको वैसा ही छोड़ दिया जाए, कुछ भी छेड़छाड़ ना की जाए। बट अब हो क्या रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ना फॉरेस्ट नेचुरली जैसे का जैसा नहीं रह रहा है, नेचुरली फॉरेस्ट में बदलाव आ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो क्लाइमेट चेंज अब देखो ये मौका दे रहा है कि कुछ जो इन्वेसिव स्पीसीज है ना, बल्कि वो लोकल इकोसिस्टम के लिए फायदेमंद भी हो सकती हैं। जैसे साइबर एल्म का जिक्र किया जाता है, साइबर एल्म है ना, अब ये एक ऐसा पेड़ है जो देखो ड्राई कंडीशंस में आसानी से अडेप्ट हो जाता है। अब वैसे ये इन्वेसिव स्पीसीज हैं, लेकिन कुछ एरियाज में ना ये बल्कि फायदेमंद साबित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो उन ड्राई एरियाज में जहां कुछ प्लांट उगते नहीं है आसानी से, वो ड्रोट रेसिस्टेंट नहीं होते, बट ये जो प्लांट है वो ड्राई कंडीशन से अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, ड्रोट कंडीशन से अडेप्ट कर लेता है। तो वहां के लिए, उन कंडीशंस के लिए ये इन्वेसिव स्पीसीज बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो रही है, बहुत ज्यादा एडवांटेजियस। तो राइटर का पॉइंट आप समझ गए कि इन्वेसिव स्पीसीज हमेशा हार्मफुल नहीं होती, लेकिन हम सरकार ना देखे, इसका मतलब यह भी नहीं है कि इन्वेसिव स्पीसीज को वैसे का वैसा छोड़ दिया जाए, फैलने दिया जाए, नहीं। सरकार ना पहली बात इन्वेसिव स्पीसीज को ना डिमोनाइज ना करे कि हाँ सारी इन्वेसिव स्पीसीज ही खराब हैं। कुछ जो इन्वेसिव स्पीसीज हैं क्लाइमेट चेंज के कारण नए इकोसिस्टम में बल्कि फायदा पहुंचाने का काम कर सकती हैं। तो इसलिए सरकार ना केस बाय केस बेसिस पे देखे कि कौन सी इन्वेसिव स्पीसीज हार्मफुल है, कौन सी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। जो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है उसको तो सरकार खत्म करने की कोशिश करे, उसके लिए प्रॉपर प्लान बनाए। बट जो इन्वेसिव स्पीसीज अच्छी हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण अडेप्ट कर पा रही हैं नए इकोसिस्टम में और फायदा पहुंचा रही हैं, तो उनको फिर सरकार कुछ ना करे। यही पूरा आर्टिकल है, क्लाइमेट चेंज एंड इन्वेसिव स्पीसीज। तो ये पूरी डिस्कशन थी हमारी आज की। ये क्वेश्चन आपको आज अटेम्प्ट करना है इन्वेसिव स्पीसीज से संबंधित। 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसके बाद देखो स्टैटिक का जो टॉपिक हम रिवाइज करते हैं कीवर्ड्स के माध्यम से, आज है ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज का मतलब होता है जो ड्रग्स होती है ना उनका एक्सेसिव ढंग से
या फिर इनअप्रोप्रिएट ढंग से यूज़ करना, इसके देखो बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंसिक्वेंसेस होते हैं। बट देखो ड्रग अब्यूज़ की समस्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसके क्या रीजंस हैं? सबसे पहले सोशल फैक्टर्स हैं। अभी देखो जॉइंट फैमिलीज का चलन खत्म हो रहा है, मोरल वैल्यूज डिक्लाइन हो रही हैं, लोगों को लगता है कि प्लेजर ही सब कुछ है, तो इमीडिएट प्लेजर के लिए वो ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। पीयर प्रेशर, आजकल के नए नए बच्चे पता नहीं क्या अपने साथी बच्चों से अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो भी ले रहा है, तो ड्रग लेना जैसे एक स्टेटस सिंबल हो गया है कि हाँ आई एम कूल, कि हाँ भाई पता है ये कहाँ से आती है भावनाएं। मतलब चलो ठीक है, हम सब लोग मेच्योर हो गए तो अपने को ये मजाक लगता है, लेकिन ये बच्चों में कौन डाल देता है ये पीयर प्रेशर कि वो भी सिगरेट पी रहा है तो मुझे भी पीना है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। देखो इनकम लेवल तो लोगों का बढ़ा है, ये बात तो सच है, तो इस वजह से फॉर एग्जांपल पंजाब के रीजन में ड्रग अब्यूज़ बढ़ा है। और देखो हमारे जो आस पड़ोस में देश है ना, जैसे अफगानिस्तान से म्यांमार से ड्रग आसानी से आ जाता है। हम ना गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल से घिरे हुए हैं, जहाँ पे ड्रग का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो वो इंडिया में आ जाता है। ईजिली अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स इज आल्सो ए रीजन। अब देखो गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं ड्रग अब्यूज़ के अगेंस्ट। लीगल फ्रेमवर्क, ये एक्ट है 1988 का एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक एक्ट, और 1985 का एक्ट है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। इंटरनेशनल कन्वेंशन इंडिया ने ज्वाइन किए हैं, यूएन ड्रग कन्वेंशन 3 इंडिया ने ज्वाइन किए हैं। हमारे देश में इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और दूसरी एजेंसीज हैं। नेशनल एक्शन प्लान है, ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस फैलाना, कम्युनिटी आउटरीच, ट्रीटमेंट, ये सब अवेयरनेस कैंपेन काफ़ी चलाती है सरकार। नशा मुक्त भारत कैंपेन, एजुकेशनल करिकुलम में ये चीज़ें शामिल की गई हैं। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, जैसे कुछ पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे NCORD पोर्टल, ई पोर्टल ऑफ सिम्स फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ ड्रग सीजर डेटा। वे फॉरवर्ड में क्या बोला जाता है, पीरियोडिक सर्वे करवाया जाए और उसके बेस पे ड्रग्स को रोकने के लिए पॉलिसी बनाई जाए। कंड्यूसिव लीगल इन्वायरमेंट होना चाहिए ड्रग अब्यूज़ को रोकने के लिए, मतलब केसेस का निपटारा जल्दी हो। कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए, जैसे NGOs वगैरह हैं, मोहल्ले में लोकल बुजुर्ग हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाए अवेयरनेस में, रिहेबिलिटेशन में। स्टिग्मा दूर किया जाए। जो ड्रग एडिक्शन है ना, देखो ये एक हेल्थ इशू है, सिर्फ मोरल इशू नहीं है। जो लोग ड्रग लेते हैं ना, कई बार वो फंस जाते हैं, तो हेल्थ इशू है। स्टिग्मा नहीं अटैच होना चाहिए कि ये खराब बंदा है, ये ड्रग लेता है। हो सकता है वो फंस गया हो। और सबसे लास्ट में जो ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ हैं उन्हें मजबूत किया जाए। सिंपल पॉइंट्स हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।